चलिए, मैं जो है कि केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना पढ़ा रहा था और परमाणु की संरचना में तमाम बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप एक बार पूरा A to Z जितने भी टॉपिक्स मैंने कराया है ना, जरूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद क्लास 11th 12th क्लास 9 10 और कंपटीशन यानी वनडे एग्जाम के लिए इतना बेहतरीन क्लास है कि अगर आप देख लेते हो तो आपका कोई भी डाउट्स दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं बचेगा, सब खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक्स जानने वाले हैं वो टॉपिक्स ये है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, जैसे आवर्त सारणी अगर आपने देखा होगा तो आवर्त सारणी के अंदर वर्ग जो होता है ना, वर्ग है ना, ग्रुप, वो कैसे ज्ञात किया जाता है। आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जो ब्लॉक होता है यानी ये S ब्लॉक का तत्व है, ये P ब्लॉक का, ये D, ये F, ये कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर इस वीडियो में अगर कमेंट करते हो ना, अगर मोस्टली 2 स्टूडेंट्स कमेंट कर देते हैं तो मैं प्रॉपर जो है कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को रखा गया है वो कैसे रखा गया है। मतलब कैसे रखने का मतलब ये है कि कैसे पता कि ये दूसरे आवर्त में आएगा और कैसे पता कि 5वें वर्ग में आएगा, ये सब कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ब्लॉक ज्ञात किया जाता है। तो मैं इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा ना कि आप देखने के बाद कभी अपने जीवन में गलती नहीं करो। ठीक है, तो जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो। ठीक है, आज हम लोग जानने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है। तो नोट कर लीजिए, हेडिंग है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए, संयोजी क्या होता है और कोर क्या होता है। देखिए, अगर कोई परमाणु है, ठीक है, तो उस परमाणु की जो कक्षाएं हैं, पीछे पढ़ चुके थे कि कक्षा कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो जो परमाणु है उस परमाणु की जो कक्षाएं हैं, तो सबसे बाहरी वाला कक्षा है ना, सबसे बाहरी वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। समझ में आया बात? यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे समझिए कि ये अगर एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये क्या है, एक कक्षा है, ये क्या है, कक्षा है, और यही सब मिला के क्या बनाते हैं, तो ये परमाणु हो गया, पूरा क्या हो गया, परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं। तो ये जो बाहरी कक्षा है, ये वाला सबसे बाहरी, इस बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। क्लियर हो गया? अब आता है दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ दीजिए और शेष जो कक्षाएं बची हुई है, दिख रहा है ना आपको, ये वाली कक्षा और ये वाली कक्षा, शेष जो कक्षा बची हुई है उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को सम्मिलित कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके शेष जितने भी कक्षा बचे हुए हैं इनके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दीजिएगा, वही आ जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी आपको अगर ये प्राप्त करना हो संयोजी और कोर, तो उसके लिए सबसे पहले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं पीछे मैं बता चुका हूं, अफबाओ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। चलिए देखिए, अब समझिए, आपको समझ में आ चुका होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और कोर इलेक्ट्रॉन क्या है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूं एक तत्व जो है कि मैग्नीशियम। क्या लेता हूं? मैग्नीशियम का होता है 12 परमाणु क्रमांक। कितना होता है? 12। तो बताना है कि मैग्नीशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं।
तो देखिए समझिए, मैग्नीशियम अगर 12 है तो सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसके लिए मैं अफबाउ प्रिंसिपल बताया था, तो याद रखिएगा अफबाउ प्रिंसिपल के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो आपका आएगा 2 8 2, है ना। 12 है इसलिए 2 8 2 सबको जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बाह्यतम कक्षा कौन सी है, तो ये वाली है ना। देखिए ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी, तो बाह्यतम कक्षा कौन सी है, तीसरी। तो बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताइए समझ में आया, यही क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। और शेष जो कक्षाएं बची हुई हैं इनको अगर सम्मिलित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, ये कोर इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 2। कितना होगा, 2। और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 8 और 2 यानी हो जाएगा ये टोटल 10। बताइए समझ में आ गया, कितना आसान है। इसी तरह आप किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। अब समझिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट। देखिए अगर मैं दे दूं Na+, ठीक है, तो बताइए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो समझिएगा Na+ का मतलब क्या है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको पता है 11 होता है। कितना होता है, 11। प्लस का मतलब ये है कि अपने में से एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, क्योंकि प्लस एक ही है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा इसके पास 10। कितना बचेगा, 10। अब इस 10 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2,8। क्या आएगा, 2,8। ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया, 2 8। तो बाहर वाली कक्षा में क्या है, 8 है ना, तो यही जो है आपका हो जाएगा संयोजी। क्या हो जाएगा, ये संयोजी, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है अवशेष, ये क्या है आपका, तो आप सोच के देखिए खुद, ये क्या है, कोर है। ये क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला है संयोजी इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए। देखिए क्लोरीन Cl यानी क्लोरीन की बताना है Cl- है, ध्यान से Cl- है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बताना है। तो सबसे पहले क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको पता है ना, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। और एक माइनस है, इसका मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा, 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 8 8। आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है कि सर ये निकाल कैसे रहे, तो आप जरूर देखिएगा, अफवाहों का नियम मैंने बताया है, वहां पे निकालना सिखाया था, बहुत आसान। ठीक है, तो 2 8 8। अब बताइए बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, तो आपके 8 दिखाई दे रहे हैं। यही क्या हो गया, संयोजी। क्या हो गया, ये संयोजी। और शेष कक्षा कितना है, 8 और 2 10। ये क्या हो गया, तो कोर। कोर कितने हो गए, तो आपके 10 आंसर हो जाएगा, और संयोजी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बताइए समझ में आ गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो मैंने डिफिनीशन बोला उसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्लास 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, और कंपटीशन में जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, आप सीख पा रहे हो अच्छे से। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब क्लास 9 10 11 12 में होते हैं तो अच्छा टीचर मिलता ही नहीं जो आपको अच्छी चीजें समझा सके। क्योंकि जीवन में अगर एक बार अच्छा टीचर मिल जाए ना, तो जाहिर सी बात है आपको आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बड़ी आसानी से आप अपनी सफलता ऊंचाइयों को पा सकते हो। ठीक है, वो तो टीचर क्या है, टीचर रास्ता बनाता है। टीचर आपके लिए एक ऐसी रास्ता का चुनाव करता है, उस रास्ते को टीचर बताता है कि देखो बाबू इस रास्ते से चलोगे ना तो आप सफलता की ओर जाओगे, इस ऊंचाई तक जाओगे, लेकिन चलना आपको खुद ही है। और यही होता है बचपन में। बचपन में अच्छे टीचर नहीं मिलने के कारण रास्ता सही डिसाइड नहीं हो पाता है, और हम अच्छे रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, जिसका परिणाम आने वाले समय में मिलता है। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से सीखना है तो बेहतर टीचर से ही सीखिए, न कि ऐसा टीचर जो भरमाने वाला हो, जो आपके गुमराह करने वाला हो, अच्छी चीजें न बताता हो। ऐसे टीचर से आप दूर रहें। ठीक है, वो अपने जगह पे सही है टीचर, क्योंकि वो
इस चीज पे मेहनत करते ही नहीं कि बच्चों को समझाना है। वो इस बात के घमंड में रहते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन बताने कुछ नहीं आता, बच्चों को समझाने कुछ नहीं आता है। तो ऐसे टीचर से आप दूर रहे और बेहतर से बेहतर टीचर से पढ़ने की कोशिश करें। मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं कह रहा हूं, बस आपको सचेत कर रहा हूं कि आप ऐसे टीचर को न चुने जो आपके जीवन में सबसे बड़ा खतरा हो। आपको क्या कर दे, एक डायरेक्शन जो है कि गलत डायरेक्शन दे दे और ये साबित कर दे कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। देखिए जीवन में एक बात याद रखिएगा, टीचर अपने आप को जिस दिन ये मान लेना कि मैं टीचर ही हूं, वो गारंटी है कि वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। टीचर हमेशा, स्टूडेंट अपने आप को समझना चाहिए टीचर को, क्योंकि टीचर पर डे कुछ ना कुछ नया सीखता है और कुछ ना कुछ नया बच्चों को सिखाता है। ये टीचर की खासियत होती है। और जो टीचर अपने आप को कहता है कि मैं टीचर ही हूं, अपने आप को रास्ते में चलते हुए भी अगर अपने आप को ये सोचता है कि बच्चे हमें गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलते रहे क्योंकि मैं टीचर हूं, वो भी टीचर नहीं है। रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर इस बात का घमंड है कि कोई छात्र अगर जा रहा है वो हमको बोला क्यों नहीं गुड मॉर्निंग। अरे भाई, आप ऐसा एक क्राइटेरिया खड़ा करिए, आप ऐसा एक दिमाग दीजिए ना कि बच्चों के अंदर आपको बोलने की, कहने की जरूरत ही ना पड़े कि बच्चे आपको प्रणाम करें, बस बच्चे आपकी इज्जत करें। ये सबसे बड़ी पावर होती है एक टीचर की। इज्जत करने वाले बच्चों को बनाइए ताकि वो बच्चे आपकी इज्जत करें, न कि आपको बस देख करके गुड मॉर्निंग सर बोले और साइड में चल के गाली दे रहे हो, है ना। तो ऐसे टीचर से बचें और ऐसे टीचर्स को मैं सचेत करूंगा कि आप भी ऐसा न सोचें कि हर जगह आपको बच्चे गुड मॉर्निंग बोले। अगर कोई बच्चा आपको गुड मॉर्निंग बोलता है तो टीचर खुश हो जाते हैं, यार बच्चा इज्जत कर रहा है। इज्जत कुछ नहीं कर रहा है, वो घंटा कर रहा है, वो आपकी बेइज्जत कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे इसी के आड़ में सामने तो गुड मॉर्निंग, बगल में गाड़ी, ठीक है, गाली देते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर भी एक थोड़ी सी सहमता होनी चाहिए कि बच्चे जो है कि जो टीचर अगर पढ़ा रहा हो तो उनकी थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। भले ही वो आपसे छोटा हो, बड़ा हो, अगर जो भी आपको बताता है, छोटे बच्चे भी अगर आपको कुछ बता रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए टीचर है। उनको भी उनकी भी मतलब इज्जत करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो तो छोटा है, मुझे सिखा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन उन लोगों को बुरा लग जाएगा। वो अपने आप को बड़े समझते हैं कि मैं बड़ा हूं, लेकिन आता कुछ नहीं है, उनको कुछ आता तक नहीं है, वो अपने आप को सिर्फ बड़े समझते हैं। देखिए, बड़ा इस तरह से नहीं होता कि उम्र में बड़े हो। अगर उम्र में बड़ा होता ना तो एक चपरासी जो 50 साल का है, अगर चपरासी 20 साल के आईएएस को सलाम नहीं करता, ये उम्र से नहीं, जबकि नॉलेज का पावर होना चाहिए। नॉलेज से लोग जो है कि आपकी क्राइटेरिया को आंकते हैं। जब आपके पास नॉलेज होगा ना तो सब आपकी इज्जत करेंगे। सिर्फ नॉलेज की वजह से, उम्र की वजह से कोई इज्जत नहीं करता है, सिर्फ नॉलेज की वजह से इज्जत करता है। तो नॉलेज बढ़ाना है तो अच्छे टीचर से ही पढ़िएगा। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि अच्छे टीचर से ही पढ़िएगा। भरमाने वाले टीचर से बिल्कुल नहीं पढ़े और उनसे दूर रहें, क्योंकि वो डिमोटिवेट करेंगे और आपको भड़का सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक्स पे। इस टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और संयोजी और कोर इलेक्ट्रॉन मैंने आपको समझा दिया। अब समझिए कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन हमने निकालना सीखा है ना, ये आखिर में निकालने के बाद इसका क्या फायदा है, तो देखिए समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन से संबंधित कि संयोजी इलेक्ट्रॉन काम क्या करता है। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन का बहुत काम है। ये निकालना ही क्यों था? निकालना इसलिए था कि क्योंकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो याद रखिएगा कि वही वर्ग की संख्या बताता है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बताता है? वर्ग की संख्या, यानी वर्ग की संख्या। अब आप कहोगे सर ये वर्ग क्या है? वर्ग कुछ नहीं है, जो आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी में जो 18 वर्ग है, कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। ये भी याद रखिएगा, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो जो ये 18 वर्ग है ना, इन वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट इतना याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ये बता दूंगा कि आवर्त कैसे निकालोगे, वर्ग कैसे निकालोगे, ब्लॉक कैसे निकालोगे, सब समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो मान होता है ना, हमेशा आप देखोगे, अभी आप मैंने जितना एग्जांपल कराया, इसमें मान जो है कि 1 से 8 तक ही आएगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता और 1 से कम भी नहीं हो सकता। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो 1 से 8 तक ही होगा। ये भी याद रखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होता है, तो 1 से 8 तक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है ना, अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा इसके पास जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है।
अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनकी अपेक्षा। आप कहोगे सर ये अन्य इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? तो आप देखो ना, अभी हमने पढ़ा था कि बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित होगा वह संयोजी होगा। तो बाह्यतम कक्षा को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, उनसे ज्यादा पावर किसके पास है? जो है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के पास है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा होता है ना, अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होता है। और जब ऊर्जा अधिक होता है तो रासायनिक अभिक्रिया जब कराओगे तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो है ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन देता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि इनकी ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये हो गया हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ये सब आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग इसको, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बाद मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा संयोजकता। क्या पढ़ाऊंगा? संयोजकता। तो संयोजकता पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको होमवर्क दूंगा। चलिए होमवर्क नोट करिए। होमवर्क है आपका जय की चलिए बता दीजिए, फेरस का, ठीक है, संयोजी एवं कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसका? फेरस का संयोजी एवं कोर इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा, सबके कमेंट का मैं वेट करूंगा। तो कमेंट करिएगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं संयोजकता लेके आऊंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो इसका भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को रखा गया है, कौन किस आवर्त में आता है, पूरा डिटेल्स के साथ में समझा दूंगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। जय हिंद।